नमस्ते। आज के इस नए एक्सप्लेनर में सभी एस्पिरेंट्स का स्वागत है। एंट्रेंस एग्जाम्स जब सिर पर हों तो सिलेबस किसी पहाड़ से कम नहीं लगता है ना। ऐसा लगता है जैसे समय रेत की तरह हाथ से फिसल रहा है। लेकिन घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आज सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री पर पूरी तरह से मास्टरी हासिल करने का एक बहुत ही सटीक और शानदार ब्लूप्रिंट डिकोड किया जाने वाला है। एक ऐसा प्लान जो जीरो स्टडी को सीधे हीरो लेवल की मास्टरी में बदल सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 40। बस यही वो नंबर है जो इस पूरी जर्नी का गेम चेंजर साबित होने वाला है। इस इंटेंसिव 40 डे के मास्टर प्लान को पूरी तरह से एग्जीक्यूट करने का समय आ गया है। देखिए, 11वीं और 12वीं का इतना बड़ा सिलेबस कवर करना कोई मजाक तो है नहीं। इसके लिए हर दिन लगभग 12 से 14 घंटे के सॉलिड कमिटमेंट की जरूरत पड़ेगी। मतलब बाहरी दुनिया से एक तरह से कट जाना होगा और सारी की सारी एनर्जी सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर लगानी होगी। और इस सक्सेस तक पहुंचने के लिए कुछ गोल्डन रूल्स फॉलो करना बहुत जरूरी है। एक बहुत ही स्ट्रिक्ट डेली रूटीन चाहिए। अक्सर होता क्या है कि थोड़ा सा पढ़ा, फिर मन किया चलो एक दो रील्स देख लेते हैं और बस वहीं घंटों बर्बाद हो जाते हैं। यही वो डिस्ट्रैक्शंस हैं जो सिलेक्शंस रोक देते हैं। सिलेबस कितना कवर हुआ, कितना बाकी है, इसका लगातार ट्रैक रखना होगा। अगले 40 दिनों तक 100% फोकस चाहिए, नो एक्सक्यूजेज। तो आज का एजेंडा एकदम क्लियर है। शुरुआत होगी 40 दिन के मास्टर प्लान से, फिर सॉलिड स्टेट के ब्लूप्रिंट को समझेंगे, उसके बाद सॉलिड टाइप्स का क्लासिफिकेशन होगा, फिर क्रिस्टल सिस्टम्स और सेल्स की बनावट देखी जाएगी और आखिर में सबसे जरूरी एग्जाम के हाई यील्ड क्वेश्चंस को क्रैक किया जाएगा। तो चलिए पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, सॉलिड स्टेट द ब्लूप्रिंट। ये चैप्टर एंट्रेंस एग्जाम्स के हिसाब से काफी रिलायबल और बहुत स्कोरिंग माना जाता है। सबसे क्रूशियल पॉइंट यह है कि इस चैप्टर का वेटेज आमतौर पर पूरे 3 मार्क्स का होता है। अब इसमें एक बड़ा ही दिलचस्प स्प्लिट देखने को मिलता है। या तो एग्जाम में 2 थ्योरी वाले सवाल और 1 न्यूमेरिकल आएगा, या फिर ठीक इसका उल्टा, यानी 2 न्यूमेरिकल और 1 थ्योरी वाला सवाल। मतलब साफ है, सिर्फ रटने से काम नहीं चलेगा। थ्योरी और कैलकुलेशन दोनों पर बराबर की पकड़ बनानी ही होगी। अब बात करते हैं क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड्स की। इनके बीच का कंट्रास्ट बहुत ही शार्प है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बिल्कुल डिसिप्लिन्ड होते हैं। इनमें पार्टिकल्स का एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट एकदम शार्प होता है और ये एन आइसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग प्रॉपर्टीज। वहीं दूसरी तरफ एमॉर्फस सॉलिड्स एकदम रैंडम होते हैं। ये असल में सूडो सॉलिड्स हैं जो किसी भी टेम्परेचर रेंज पर मेल्ट हो जाते हैं और आइसोट्रॉपिक नेचर दिखाते हैं। एक और बहुत ही क्रिटिकल डिफरेंस समझना जरूरी है, आइसोमॉर्फिज्म बनाम पॉलीमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म का मतलब है जब 2 अलग अलग सब्सटेंस का क्रिस्टल स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम हो, जैसे NaNO3 और CaCO3। इनका एटॉमिक रेशियो भी एक जैसा होता है। इसके ठीक उलट पॉलीमॉर्फिज्म में एक ही सब्सटेंस के कई अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। जैसे सिलिका को ही ले लीजिए, ये अल्फा क्वार्ट्ज, बीटा क्वार्ट्ज और क्रिस्टोबिलाइट जैसे अलग अलग रूपों में मिलता है। फाउंडेशन थोड़ी मजबूत हो गई है। तो चलिए अब तीसरे सेक्शन पर आते हैं, सॉलिड टाइप्स का क्लासिफिकेशन। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को मुख्य रूप से 4 टाइप्स में बांटा जाता है, आयोनिक, कोवेलेंट, मॉलिक्यूलर और मेटालिक। आयोनिक सॉलिड्स कैटायंस और एनायन से बने होते हैं। इनकी सबसे मजेदार बात क्या है, ये सॉलिड स्टेट में तो बैड कंडक्टर होते हैं, लेकिन पानी में घुलते ही गुड कंडक्टर बन जाते हैं। कोवेलेंट सॉलिड्स डायमंड या सिलिका की तरह एक मजबूत नेटवर्क बनाते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में ड्राई आइस जैसे वीक फोर्सेस होते हैं और मेटालिक सॉलिड्स कैटायंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के अट्रैक्शन से बनते हैं। हर एक की ये प्रॉपर्टीज एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती हैं, तो इन्हें अच्छे से याद रखना है। सॉलिड्स के टाइप्स के बाद अब एकेडमिक कॉम्प्लेक्सिटी का लेवल थोड़ा सा बढ़ाते हैं। सेक्शन 4, क्रिस्टल सिस्टम्स और सेल्स की दुनिया। यूनिट सेल्स की एनाटॉमी को समझना एक 3D पजल सॉल्व करने जैसा है। इसके 4 मुख्य स्ट्रक्चर होते हैं। पहला, सिंपल क्यूबिक सेल यानी SCC, जिसमें पार्टिकल सिर्फ कोनों पर बैठे होते हैं। दूसरा, बॉडी सेंटर्ड या BCC, जहां कोनों के साथ साथ एक पार्टिकल एकदम सेंटर में होता है। तीसरा, फेस सेंटर्ड यानी FCC, इसमें कोनों के अलावा 6 फेसेस के सेंटर में भी पार्टिकल्स होते हैं। और चौथा है बेस सेंटर्ड, जिसमें कोनों के साथ सिर्फ 2 ऑपोजिट फेसेस के सेंटर में पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। और इन्हीं यूनिट सेल्स से बनता है पूरा ग्रैंड आर्किटेक्चर। ये पूरा सिस्टम 14 ब्रेविस लैटिसेस से मिलकर बना है, जिन्हें 7 फंडामेंटल क्रिस्टल सिस्टम्स में बांटा गया है, जैसे क्यूबिक, टेट्रागोनल, हेक्सागोनल वगैरह वगैरह। एंट्रेंस एग्जाम के लिए ये 2 नंबर 14 और 7 बिल्कुल दिमाग में छपे होने चाहिए। अब जरा इस कमाल के मेमोरी हुक पर ध्यान दीजिए।
हर यूनिट सेल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, इसे याद रखने के लिए बस 1, 2, 4 रूल याद रखना है। एससीसी में 1, बीसीसी में 2 और एफसीसी में 4 पार्टिकल्स। सिंपल। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जाए तो एससीसी का 6, बीसीसी का 8 और एफसीसी का 12 होता है। एक और बोनस टिप, एफसीसी, सीसीपी और एचसीपी, इन तीनों का ही मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा 12 ही होता है। ऑलराइट, थ्योरी और कॉन्सेप्ट्स बहुत हो गए, अब सीधा एक्शन में आते हैं। आखिरी सेक्शन, क्रैकिंग द एग्जाम क्वेश्चंस। चलिए देखते हैं हाल ही के एंट्रेंस एग्जाम्स में कैसे सवाल आए हैं। अब 2020 के एंट्रेंस एग्जाम का एक बिल्कुल डायरेक्ट सवाल देखते हैं। ये रिटेंशन पावर चेक करने के लिए है। सवाल है, इनमें से कौन सा एमोर्फस सॉलिड का एक उदाहरण है? जरा सोचिए इसका सही जवाब क्या हो सकता है। और इसका सही जवाब है ग्लास। अभी थोड़ी देर पहले ही बात हुई थी कि ग्लास में डायमंड की तरह कोई रेगुलर पीरियोडिसिटी नहीं होती। इसके पार्टिकल्स रैंडमली अरेंज्ड होते हैं, जो इसे एक परफेक्ट एमोर्फस सॉलिड बनाता है। चलिए अब 2025 के पैटर्न पर आधारित एक और ट्रिकी सवाल लेते हैं जिसने बहुत से एस्पिरेंट्स को कंफ्यूज किया है। सवाल है, सिलिका असल में किस प्रकार का सॉलिड है? इसका बिल्कुल सही जवाब है कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड। सिलिका में एटम्स एक दूसरे के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स से जुड़े होते हैं और एक विशाल कंटिन्यूअस नेटवर्क बनाते हैं। इसे आयनिक या मेटालिक समझने की गलती कभी नहीं करनी है। सिलिका, क्वार्ट्ज और डायमंड ये सभी इसी नेटवर्क वाली कैटेगरी के क्लासिक एग्जाम्पल्स हैं। अब थ्योरी से निकलकर थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की तरफ चलते हैं। 2023 के एग्जाम का एक सवाल लेते हैं। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यानी बीसीसी स्ट्रक्चर में एज लेंथ कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका फॉर्मूला है 4r बराबर √3a। अब इससे एग्जाम के प्रेशर में कैसे याद रखा जाए? इसके लिए एक बहुत ही क्लेवर ट्रिक है। देखिए, इंसान की बॉडी बड़ी होती है, इसलिए बॉडी सेंटर्ड के साथ हमेशा बड़ा नंबर यानी 3 जोड़ना है। वहीं इंसान का फेस बॉडी के मुकाबले छोटा होता है, तो फेस सेंटर्ड यानी एफसीसी के लिए छोटा नंबर यानी 2 याद रखना है ना? ये एग्जाम में कंफ्यूजन से बचने का एक सॉलिड तरीका। और अब आज के सेशन का एक आखिरी रैपिड फायर सवाल जो 2024 के एग्जाम से है। एक एफसी स्ट्रक्चर में पार्टिकल्स का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? बिना ज्यादा सोचे इसका जवाब एकदम जुबान पर होना चाहिए। बिल्कुल सही, 12। इन नंबर्स को फिंगर टिप्स पर रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एग्जाम वाले दिन ये छोटे छोटे फैक्ट्स ही आपका सबसे कीमती समय बचाते हैं और सीधे मार्क्स दिलाते हैं। जैसे जैसे हम इस एक्सप्लेनर के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, सोर्स से मिली एक बहुत ही पावरफुल सच्चाई को ध्यान में रखना जरूरी है। आज को नतीजों की चिंता में बर्बाद कर दो और कल अपने आप बर्बाद हो जाएगा। ये सिर्फ एक कोट नहीं है, एक प्रैक्टिकल एडवाइस है। रिजल्ट की एंजाइटी को उठाकर साइड में रखना होगा और अपना 100% इस 40 दिन के स्प्रिंट में झोंकना होगा। तो प्लेबुक अब पूरी तरह से तैयार है और 40 दिन का काउंटडाउन टिक टिक कर रहा है। क्या यही वो मोमेंट होगा जब सारी मेहनत रंग लाएगी और ये जीरो स्टडी एक शानदार हीरो स्टेटस में बदल जाएगी? ये कमिटमेंट अब पूरी तरह से एस्पिरेंट्स के हाथ में है। उम्मीद है इस डीप डाइव सेशन ने सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दिया होगा। लगातार फोकस बनाए रखना ही सबसे बड़ी चाबी है। अगले एनालिसिस में फिर मुलाकात होगी।